हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कलेक्शन सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड का नेक्स्ट टॉपिक। कल हमने किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसस एंड सैंपल मेथड एंड इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स एंड सूटेबिलिटी। आज हम करने वाले हैं एसेंशियल ऑफ अ सैंपल। कि सैंपल के लिए क्या जरूरी होता है। जब भी आप सैंपलिंग मेथड का यूज करते हो तो उस टाइम सैंपल के लिए जरूरी क्या है, आज उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। या फिर सैंपलिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं, किस किस मेथड से सैंपल को सेलेक्ट किया जा सकता है, कौन कौन से मेथड आप यूज कर सकते हो। सबसे पहले है रिप्रेजेंटेटिव। विद एसेंशियल ऑफ अ सैंपल, सैंपल के जरूरी क्या है, रिप्रेजेंटेटिव। जो आपने सैंपल सेलेक्ट किया है, ध्यान रखना, जो सैंपल आपने क्या किया बेटा, उस यूनिवर्स में से आपने सेलेक्ट किया है, वो कैसा होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। इट मींस वो सैंपल कैसा होना चाहिए, सैंपल रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंट एंटायर यूनिवर्स। ऐसा सैंपल हो कंप्लीट यूनिवर्स को, पॉपुलेशंस को क्या कर सके, जो सैंपल क्या कर रिप्रेजेंट कर सके, इस टाइप का सैंपल होना चाहिए। अगर वो एंटायर पॉपुलेशन को या फिर यूनिवर्स को क्या नहीं कर पाता, कि वो क्या नहीं कर पाता, रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाता, इट मींस वो हमें क्या नहीं देगा, ट्रू या बेटर रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करवा पाएगा। सेकंड है इंडिपेंडेंट। जब भी आप क्या कर रहे हो, सैंपल को सेलेक्ट कर रहे हो, किस नेचर का होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। इट मींस कि ऐसा ना हो कि आपने जब सैंपल सेलेक्ट किया वो किसी और के ऊपर डिपेंड हो, कि आप जब उस चीज को क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, तभी उसका आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिल सकता है। तो ध्यान रखना, जब भी सैंपल आप सिलेक्ट करते हो, सैंपल किस नेचर का होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। वो किसी के ऊपर भी क्या ना हो, डिपेंड ना हो, कि किसी के हेल्प के थ्रू उसके आइडेंटिफिकेशन ना हो, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एंड थर्ड है होमोजीनियटी। जरूरी ये है सैंपल के अंदर जो डेटा है, जो यूनिवर्स है, उसके अंदर जितने भी क्या है सैंपल, वो सारे कैसे होमोजीनियस हो, मतलब कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के डेटा नहीं होने चाहिए। अगर उस ग्रुप के अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के डेटा हैं या वैरायटी ऑफ डेटा है, बहुत सारी वैरायटी के हैं, तो एक सिंगल सैंपल, समथिंग टू और मोर सैंपल्स कैन नॉट रिप्रेजेंट एंटायर पॉपुलेशन। वो एंटायर पॉपुलेशन को, यूनिवर्स को क्या नहीं कर सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो जरूरी ये है, जहां से भी आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो, वो सारे डेटा कैसे होने चाहिए, होमोजेनियस होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, तभी वो क्या कर पाएंगे, एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। फिर है एडिक्वेसी। जो डेटाज है वो कैसे होने चाहिए, एडिक्वेट का मतलब क्या होता है कि पर्याप्त, नॉट मोर नॉट लेस, ना तो ज्यादा हो ना ही कम हो, मतलब कि इतने ज्यादा भी नहीं होने चाहिए कि आपके पास वो यूजलेस हो जाए, या फिर इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि जिससे फाइनल रिजल्ट निकाला ही ना जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, अपना ब्लड चेक करवाते हो, तो आपको जो लेबोरेटरी वाला है वो क्या करता है, 3 या 4 ड्रॉप्स क्या लेता है, आपके ब्लड की लेता है। उसके बाद वो क्या करता है, आपकी जो भी ब्लड को वो क्या करता है, चेक करता है, जो भी डिजीज है, जो बीमारी है, कुछ भी उसे बताना है वो तभी बता पाएगा। अगर कई बार होता है, हम सुनते भी हैं कि भाई जो ब्लड लिया था वो कम था, आपको दोबारा से ब्लड लिया जाएगा, आपको दोबारा से ब्लड लिया जाएगा। तो क्या किया, वो क्या इसका मतलब, या तो आपने क्या किया, बहुत कम ब्लड दिया है, मतलब कि 2 से 3 ड्रॉप्स जो ब्लड की होनी चाहिए वो क्या है, एडुकेट है, इतना होना चाहिए, और कम भी नहीं होनी चाहिए, मतलब ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंप्लीट ब्लड दे दो कि आप इसका चेकअप कर लो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि नॉट मोर और नॉट लेस, ना ज्यादा ना ही कम, एडुकेट क्या हो, आपके सैंपल्स हो। तो ये 4 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी आप क्या कर रहे हो, सैंपल को सेलेक्ट कर रहे हो। वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी दूसरे डाटा के ऊपर डिपेंड ना हो, होमोजेनिटी, एक जैसे सारे डाटा सैंपल होने चाहिए, और एडुकेसी, एडुक्वेट हो, नॉट मोर और नॉट लेस। अब है मेथड ऑफ सैंपलिंग। जब भी आप सैंपल को यूज करोगे, तो सैंपलिंग को यूज करोगे, तो उस टाइम आप कौन कौन से मेथड से सैंपल को सिलेक्ट कर सकते हो। सैंपल को सिलेक्ट करने वाले ये मेथड हैं। तो सबसे पहले है रैंडम सैंपलिंग। क्या है, रैंडम सैंपलिंग। तो रैंडम सैंपलिंग का मींस क्या होता है, रैंडम सैंपलिंग रेफर्स टू द सैंपलिंग which are sample there are where the samples are selected as randomly
जहां पर क्या किया जाता है, सैंपल को रैंडमली सेलेक्ट कर लिया जाता है, वो रैंडम सैंपलिंग कहलाता है। रैंडमली अचानक से क्या कर लिया, सैंपल को सेलेक्ट कर लिया, पर कुछ सोचा समझा नहीं, अचानक जैसे आपकी क्लास में कोई भी बाहर से टीचर्स आते हैं या फिर इन्वेस्टिगेशंस के लिए आते हैं, तो आपसे क्या डायरेक्टली क्लास में आने के बाद देखा कि क्लास कैसी है, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना, उन्होंने क्या रैंडमली किसी बच्चे को खड़ा कर दिया और उसे इंफॉर्मेशन पूछने लग गए। तो वहां क्या यूज किया उन्होंने, रैंडम सैंपलिंग यूज किया है। रैंडम सैंपलिंग जो मेनली है वो मेनली किसमें यूज की जाती है, लॉटरी के अंदर। इसमें लॉटरी जहां पर क्या बाउल होता है, उसमें बहुत सारी स्लिप्स होती हैं और उस स्लिप्स में से रैंडमली किसी स्लिप को क्या किया जाता है, चूज किया जाता है और फिर क्या होता है, उससे किसी की भी लॉटरी निकल सकती है। तो वहां रैंडम सैंपलिंग का यूज किया जाता है। तो रैंडम सैंपलिंग की कुछ अपनी मेरिट्स भी हैं, कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो मेरिट की बात करें तो इसमें क्या नहीं है, बायस नहीं होता क्योंकि रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट किया गया है। और डीमेरिट्स की बात करें तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर रैंडम सैंपलिंग मेथड के अंदर जो रिजल्ट है हो सकता है कि वो किसी को रिप्रेजेंट ना कर पाए, और जरूरी क्या है कि वहाँ सारे डेटा कैसे होने चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। अगर डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं तो आप रैंडम सैंपलिंग का यूज नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। अब है परपोजिव सैंपलिंग। परपोजिव सैंपलिंग एंड डेलिबरेटली सैंपलिंग। परपोजिव सैंपलिंग के अंदर क्या होता है कि जब भी इन्वेस्टिगेटर अपनी मर्जी से, मतलब अपनी मर्जी से क्या करता है, सैंपल को सेलेक्ट करता है, अपनी मर्जी से सेलेक्ट किया उसने, जो उसे अच्छा लगता है, जिसे वो चूज करना चाहता है, उसे क्या करेगा, वो सेलेक्ट करेगा और उसी को फिर क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा सैंपल को। तो उसे हम बोलते हैं परपोजिव सैंपलिंग। क्या बोलते हैं उसको, परपोजिव सैंपलिंग। इसकी भी कुछ अपनी मेरिट्स और डीमेरिट्स होती है। तो यहाँ डीमेरिट्स में पर्सनल बायस बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वो अपनी मर्जी से क्या किया गया, सैंपल को सिलेक्ट किया गया है। और इसकी मेरिट्स क्या है, मेरिट्स के मतलब के मेरिट्स क्या है, तो मेरिट्स इसकी क्या होगी कि इसके अंदर क्या एक्सपर्ट्स होते हैं वो क्या क्या बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए इस मेथड को वो यूज कर सकते हैं। अब है स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग है, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग तो है, इसको मिक्स सैंपलिंग भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, मिक्स्ड सैंपलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या किया जाता है, जो डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के डाटा होते हैं यूनिवर्स में, है ना, डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा इन यूनिवर्स। अगर यूनिवर्स में क्या है, डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के डाटा हैं, तो उनको क्या कर लिया, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटास बना लिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग वहां पर डिफरेंट डिफरेंट क्या बना लिए जाएंगे, स्ट्रैटा बना लिए जाएंगे, जो गुच्छे बना लिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप 11th क्लास में हो, 11th क्लास में 11th कॉमर्स बैठी है, तो आपकी स्ट्रैटा हमने क्या बनाई कि मैथ्स के स्टूडेंट्स और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स। तो एक क्लास के अंदर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के डाटास बैठे हैं, पॉपुलेशन बैठी है कि कुछ स्टूडेंट्स मैथ के हैं, कुछ स्टूडेंट्स किसके हैं, इकोनॉमिक्स के हैं। तो क्या होगा कि मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को अलग कर लिया और इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स को अलग कर लिया, क्योंकि एक तो इकोनॉमिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, दूसरा किसके कैरेक्टरिस्टिक्स रख रहे हैं, मैथ के कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, तो दोनों को हमने अलग अलग कर लिया। तो वहां पर मैं क्या बनाया, स्ट्रैटिफाइड किया। फिर उसमें क्या किया जाता है, अकॉर्ड में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटास में से 1 और 2 सैंपल्स को सिलेक्ट किया जाता है, फिर उनका फाइनल रिजल्ट निकाला जाता है। अगर ऐसी क्लास में से किसी को उठाया जाएगा, सपोज मैथ का स्टूडेंट्स, उसको खड़ा करके इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स को खड़ा करके मैथ के क्वेश्चंस पूछ लिए जाए, तो रिजल्ट कैसा होगा, रॉन्ग होगा। तो सबसे अच्छा क्या है कि उनके डिफरेंट डिफरेंट क्या बना दो, स्ट्रैटास बना दो, डिफरेंट स्ट्रैटा बना दिए, उसके अकॉर्डिंग सैंपल को सेलेक्ट करना भी कैसा हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब ये मिक्स सैंपलिंग भी है। मिक्स सैंपलिंग क्यों होता है, क्योंकि ये रैंडम सैंपलिंग और परपोजिव सैंपलिंग का मिक्सअप है। किसका मिक्सअप है, ये रैंडम सैंपलिंग और परपोजिव सैंपलिंग का मिक्सअप है। अब इन दोनों का मिक्सअप कैसे है, देखो रैंडम सैंपलिंग को करते हो, परपोजिव सैंपलिंग का मतलब क्या है कि जानबूझकर डेलिबरेटली हमने क्या किया, स्ट्रैटास बनाए अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। स्ट्रैटास हमने बना दिए, उन स्ट्रैटास में से रैंडमली क्या करना है, किसी एक को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर पहले परपोजिव सैंपलिंग यूज किया गया, उसके बाद रैंडम सैंपलिंग यूज किया गया। इट मींस इन दोनों का मिक्सअप क्या कहलाएगा, मिक्स्ड सैंपलिंग। तो मिक्सअप क्या हो जाएगा, मिक्स सैंपलिंग। ये क्लियर हो गया। अब है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। क्या है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग। तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग क्या है, systematic sampling refers to those sampling method where the data are collected, where the samples are collected in a system। एक systems के अंदर क्या किए जाते हैं, जब भी data को select किया जाता है, इट्स कॉल्ड systematic sampling। तो यहाँ system कैसे यूज किया जाता है कि nth item, मतलब यहाँ पर क्या किया जाता है, select each and every nth item like फर्स्ट के बाद 5th आइटम, 10th आइटम, 15th आइटम, 20th आइटम, 25th आइटम, 30th आइटम, मतलब nth आइटम को क्या करना है, आपको यूज करना है। तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग में एक सिस्टम को यूज करेंगे, बट यहाँ पे इसकी डिमेरिट्स ये होती है कि जो फर्स्ट की मतलब डाटा जो फर्स्ट
ऑप्शन होना है वो तो रैंडमली हो जाएगा, बट बाकी वो इक्वल चांसेस नहीं मिलते। देखो रैंडम सैंपलिंग में सबको क्या मिले, इक्वल चांस मिले, पर्पोजी में किसी को इक्वल चांस नहीं मिला, यहाँ भी इक्वल चांसेस नहीं मिले, सिस्टमैटिक सैंपलिंग के अंदर भी क्या नहीं मिलते, इक्वल चांसेस नहीं मिलते, क्योंकि इसमें सिस्टम मतलब एवरी पता nth आइटम के नंबर आने वाला है, ऑल डेटास को कवर नहीं किया जा रहा। फिर कोटा सैंपलिंग, कोटा सैंपलिंग अंदर क्या किया जाता है, कुछ डेटा फिक्स कर दिए जाते हैं, उन फिक्स अमाउंट में सैंपल क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है कि इतना लेना है। फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप है, जैसे मतलब ब्लड चेक करवाते हैं तो ब्लड का क्वाटा फिक्स किया हुआ है कि आप इतनी ही डेटा ले सकते, इतनी 2 या 3 ड्रॉप्स ही ब्लड की ले सकते, से ज्यादा नहीं ले सकते। ठीक है। कन्वीनियंस सैंपलिंग का लास्ट, कन्वीनियंस सैंपलिंग क्या होती है, जिसमें इन्वेस्टिगेटर अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अनुसार क्या करता है, जब भी सैंपल को सिलेक्ट करता है उसे कन्वीनियंस सैंपलिंग करते कहते हैं। ये मेनली यूज किया जाता है लाइक इन्वेस्टिगेटर्स अगर क्या है, अगर बायस है, उसे ये लगता है कि मुझे इस डेटा को अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, उस यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करना है, अपनी मर्जी से कोई भी डेटा को सिलेक्ट कर उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो ये थे हमारे मेथड्स ऑफ सैंपलिंग, रैंडम, पर्पोजिव, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक, कोटा, जनरल, कन्वीनियंस सैंपलिंग। इसके अपनी कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं जो आपको बुक से करनी है। क्लियर हो गया, एसेंशियल ऑफ सैंपल हो गया, मेथड्स हो गए। अब है उसके बाद रियलाबिलिटी ऑफ सैंपलिंग डाटा। जो सैंपलिंग डाटा होते हैं उसकी रियलाबिलिटी डिपेंड करती है कहां, अब है रियलाबिलिटीज ऑफ सैंपलिंग डाटा। जो सैंपल्स होते हैं उनकी जो रियलाबिलिटी मतलब कि उसके जो विश्वास है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर। सबसे पहले देखा जाता है साइज ऑफ सैंपल, कि जो एक सैंपल का साइज कैसा है। तो ये कहते हैं जो साइज है सैंपल का वो कैसा होना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए। सैंपल का साइज कैसा होना चाहिए, एडिक्वेट साइज होना चाहिए, नॉट मच मोर और नॉट मच लेस, ना बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम। एडिक्वेट हो, इट मींस इतना इनफ हो कि जिससे फाइनल कंक्लूजन निकाला जा सके। तो सैंपल के साइज के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है कि सैंपल का साइज कैसा होता है। अब है मेथड ऑफ सैंपल, कि ये भी देखा जाता है कि जिस टाइम सैंपल को सेलेक्ट किया गया है उस टाइम मेथड कौन सा यूज किया गया है। फॉर एग्जांपल उस टाइम मेथड यूज किया गया हो सिस्टमैटिक सैंपल, इट मींस इसने क्या नहीं किया, ईच एंड एवरी आइटम्स को कवर नहीं किया, केवल nth आइटम को लिया था, और यहाँ चूज या सेलेक्ट होने की पॉसिबिलिटी भी केवल nth आइटम की थी, सभी की रही थी। हाँ, रैंडम सैंपलिंग, यहाँ पर क्या मिला है, ईच एंड एवरी डेटास हैव इक्वल चांसेस फॉर बिग सिलेक्शंस। यहाँ पर सभी डेटास को सेलेक्ट होने के क्या मिले हैं, इक्वल चांसेस मिले हैं। तो ये मेथड के ऊपर डिपेंड करता है, ये इक्वल चांस मिले हैं, इट मींस सबकी पॉसिबिलिटीज थी। यहाँ पर पर्पोजिव सैंपलिंग है, यहाँ तो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डाटा को सिलेक्ट किया गया है। तो मेथड देखा जाता है कि मेथड रियलाबिलिटी डिपेंड करती है कि आपका जो रिजल्ट निकलने वाला है सैंपल का वो कैसा निकलने वाला है। अब बायस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट एंड एन्यूमरेटर, ये डिपेंड करता है कि कॉरेस्पॉन्डेंट या एन्यूमरेटर उसके बायस के, कहीं उसने बायस तो यूज नहीं किया। अगर उसने पर्सनल बायस यूज किया है इट मींस रिजल्ट में बी डाउटफुल। रिजल्ट क्या हो सकता है, डाउटफुल हो सकता है। अगर उसने पर्सनल बायस का यूज नहीं किया इट मींस जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। जैसे कि हम कहते हैं ना, कई बार जो हमारा फूड डिपार्टमेंट है वो क्या करते हैं, काफी कंपनीज के जो कांटेक्ट में होते हैं, तो जिसको उन्हें क्या करना है, बेटर साबित करना है, तो उसके डेटा को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहां पर एन्यूमरेटर है, कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो क्या यूज कर रहे हैं, बायस यूज कर रहे हैं, तो वहां पर रिजल्ट कैसा दिखाएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा रहे हैं, जबकि प्रोडक्ट ऐसा नहीं है। और कई बार क्या होता है, जो वो बायस का यूज नहीं करते उसके अगेंस्ट में बोलकर क्या करते हैं, उसको गलत रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब है ट्रेनिंग ऑफ एन्यूमरेटर, ये भी देखा जाता है कि किस एन्यूमरेटर ने उस सैंपल को सिलेक्ट किया है। अगर वो एन्यूमरेटर कैसा है, स्किल्ड है, नॉलेजेबल है, अगर वो ट्रेन्ड है, उसको ट्रेनिंग दी गई है, तो जो सैंपल्स होंगे उनके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। हाँ भाई, जो सैंपल्स निकले हैं, जो रिजल्ट निकला है वो कैसा है, रियलाइबल है। जो सैंपल्स रखे रियलाइबल मतलब कि एन्यूमरेटर को ट्रेनिंग देनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको स्किल होना चाहिए, वो नॉलेजेबल होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो ये थे हमारे सैंपल मेथड के एसेंशियल मेथड्स एंड रियलाबिलिटीज ऑफ सैंपल डाटा। अब आते हैं कि इन दोनों ही मेथड्स के अंदर क्या क्या डिफरेंस है, कंपैरेटिव लुक। अगर कंपेयर करें तो इसमें से विच आर मोर बेटर, कि कौन सा सबसे ज्यादा बेटर है। तो सेंसस एंड सैंपलिंग मेथड एक कंपैरेटिव लुक देखते हैं। फर्स्ट है कवरेज, क्या है, कवरेज। तो सेंसस मेथड कवर ओनली लिमिटेड एरिया, सेंसस मेथड है वो क्या करते हैं, लिमिटेड एरिया को ही कवर करता है।
वही जो सैंपलिंग मेथड है वो क्या करता है, कवर वाइड एरिया, वाइड एरिया को क्या कर लेता है, एक साथ कवर कर लेता है। तो कवरेज में देखिए तो सेंसर वो सैंपलिंग मेथड आर मच बेटर। अब है सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी कहां पर सूटेबल होता है, जहां इन्वेस्टिगेशंस का एरिया कैसा है, सूटेबल है। कैसा है, हम के वेरी लार्ज है, तो सेंसस मेथड इज नॉट एप्रोप्रिएट हियर, सैंपलिंग मेथड्स आर यूज्ड। यहां पर क्या किया जाएगा, सैंपलिंग मेथड का यूज किया जाएगा। और जहां पर जो एरिया इन्वेस्टिगेशंस का वो कैसा है, स्मॉल है, तो वहां पर सेंसस मेथड सूटेबल होगा, सैंपलिंग मेथड सूटेबल नहीं होगा। फिर है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी देखी जाती है सेंसस मेथड के अंदर, मोर एक्यूरेसी होती है। क्या होती है, मोर एक्यूरेसी, बिकॉज सेंसस मेथड इंक्लूड्स ईच एंड एवरी आइटम। सेंसस मेथड में क्या किया गया है, ईच एंड एवरी आइटम को सेलेक्ट किया गया, फिर फाइनल रिजल्ट निकाला गया है। बट सैंपलिंग मेथड्स के अंदर जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट, मोर एक्यूरेट नहीं होता, बिकॉज 2 और मोर आइटम्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स में से 2 और मोर आइटम्स को क्या किया गया, वहां पर सिलेक्ट किया गया है। फिर है कॉस्ट। अब कॉस्टली कौन सा होगा, देखो जहां पर ईच एंड एवरी आइटम इंक्लूड किया जाएगा, इट मींस सेंसस मेथड आर मोर कॉस्टली। सेंसस मेथड बहुत ज्यादा कॉस्टली होगा, वही जो हमारा सैंपलिंग मेथड है वो कैसा होता है, लेस कॉस्टली। कैसा होता है, लेस कॉस्टली। अब है टाइम कंज्यूमिंग। तो सेंसस मेथड में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है, एक एक आइटम सिलेक्ट किया जाता है। वही जो सैंपलिंग मेथड है, सैंपलिंग मेथड में कैसा होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग, यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लगता। फिर है नेचर ऑफ आइटम्स। आइटम्स के जो नेचर कैसे होते हैं, यहाँ पर सैंपलिंग सेंसस मेथड के अंदर क्या होगा कि जो नेचर होंगे आइटम्स के वो कैसे होते हैं, ट्रू होते हैं, बट बल्कि सैंपलिंग में कैसे होते हैं, सॉरी इसमें डिफरेंट। नेचर ऑफ आइटम का मतलब है कि हेटेरोजेनियस, डिफरेंट वैरायटी के जो डेटाज हैं सेंसस मेथड में पाए जाते हैं, क्योंकि इसीलिए सेंसस मेथड की स्टडी की जाती है। जहां पर होमोजेनियस डाटा है, जो होमोजेनिटी होती है, वहां सैंपलिंग मेथड इज मोर सुटेबल। फिर वेरिफिकेशंस। सैंपल मेथड के अंदर वेरिफिकेशंस करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक बार अगर फाइनल रिजल्ट हमारा गलत निकलता है उसको दोबारा से वेरीफाई करना इम्पॉसिबल हो जाता है, हर एक आइटम को दोबारा से वेरीफाई करें। बट सैंपलिंग मेथड के अंदर ये पॉसिबल है, क्योंकि 2 और मोर आइटम्स क्या किए गए, सिलेक्ट किए गए, तो वहां उनको दोबारा से वेरीफाई करना क्या है, पॉसिबल है। तो आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है तो बेटा कमेंट में डालिए, या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू आप प्लीज मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो, कोई भी आपको अगर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। क्लियर हो गया, तो 3 चैप्टर्स आज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। रिवीजन वीडियोस हैं, कौन सी वीडियो है ये, रिवीजन 23 को आपका क्या है, ड्यूटी है